हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 के अंदर डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट इन द रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड, यानी कि अगर कोई भी दो पार्टी मिलकर कोई एग्रीमेंट बनाती है और उसके अंदर कोई एक पार्टी क्या है, कंडीशन रखती है कि आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे, यानी कि कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करोगे अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, तब आप कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करोगे। अगर कोई पार्टी ऐसा एग्रीमेंट बनाती है किसी दूसरी पार्टी के साथ, तब वह एग्रीमेंट क्या होगा, वह एग्रीमेंट होगा वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी 0। उस एग्रीमेंट को हम क्या मानेंगे, वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एवरी एग्रीमेंट, हर एक वह एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 28 की डेफिनेशन के अंदर जो दिया गया है, वह एग्रीमेंट अगर उस तरीके से बनाया गया है तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए क्लोज ए देखते हैं। क्लोज ए के अंदर डिफाइन किया गया है बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, ठीक है। बाय विच एनी पार्टी, किसी एक पार्टी के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जाए, यानी कि प्रतिबंध लगाया जाए किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कि आप मेरे अगेंस्ट में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करोगे अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाए तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। किसी भी न्यायालय के अंदर आप मेरे अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करोगे, ठीक है। अब बात आती है और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस एनफोर्स हिज राइट्स, और वह क्या कर दे, वहां पर उसकी समय सीमा को निर्धारित कर दे कि आप इतने समय तक जो है मेरे अगेंस्ट में कानूनी कार्यवाही कर सकते हो, ठीक है। अगर इतने समय तक कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं करते हो, ठीक है, तो वह क्या होगा, मेरी उसमें कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर सेकंड पार्टी ऐसा बोलती है तो वह एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि वहां पर वह समय सीमा को निर्धारित नहीं कर सकता है कि आप कितने समय तक उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो, ठीक है। यह आप लिमिटेशन एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि और विच लिमिट्स द टाइम, लिमिट्स द टाइम, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर टाइम की लिमिट लगा दी कि आप इतने टाइम के अंदर ही अगर कोई कार्रवाई करनी है तो इतने टाइम के अंदर करो, उसके बाद आपके पास राइट नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाती है, कोई भी पार्टी कंडीशन लगाती है ऐसी, तो वहां पर वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर हम, जो हमारा क्लोज बी है, क्लोज बी के अंदर दिया गया विच एक्सरसाइजेस द राइट्स ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्ज एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लायबिलिटी अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his rights is void to the extent, यानी कि which exercises, जहां पर एक पार्टी के राइट्स को खत्म कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए उसके दायित्व से, उसकी लाइबिलिटी से उसे क्या कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, तब भी एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। मान लीजिए जे उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया, उसका राइट्स तो खत्म ही कर दिया कि उसको बोल दिया आप मेरे अगेंस्ट में क्या है, लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे, तो आप उसका दायित्व तो खत्म ही हो गया। तो ऐसा एग्रीमेंट कोई पार्टी बनाती है तो वह क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। या फिर उसको जो समय सीमा है वह निर्धारित कर दी जाए कि आप इतने समय तक मेरे अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो, मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हो, डिस्प्यूट अराइज होने के बाद, इतने समय के बाद अगर आप डिस्प्यूट अराइज करोगे तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर ऐसा एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में बनता है तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, नल एंड वॉइड, जीरो होगा, उसकी वैल्यू जीरो होगी। स्पेसिफाइड यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड सो एज टू
restrict any party from enforcing his rights specified period निर्धारित कर दिया, यानी कि एक समय सीमा निर्धारित कर दी कि आप इतने समय तक ही क्या कर सकते हो, सो कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकते हो। तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, इज वॉइड टू द एक्सटेंट, वह क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वह जीरो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 के अंदर उसके एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन जो दी गई है, एक्सेप्शन फर्स्ट हमारी है, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट में अराइज। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए उसे क्या किया जाता है, आर्बिट्रेशन के पास भेजा जाता है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, या फिर किसी दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है और वो पार्टी एग्रीमेंट बनाती है कि हम जो हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसका जो सेटलमेंट करवाने के लिए आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। ठीक है, आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तब वहां पर जो वह एग्रीमेंट बनेगा उस एग्रीमेंट को हम क्या है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है जिसे सेटलमेंट कौन करेगा, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन के अंदर उसे सेटलमेंट किया जाएगा। दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल, तब यह सेक्शन क्या है, इलीगल नहीं माना जाएगा, या फिर इस सेक्शन का उसके एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। by which two or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subjects shall be referred to arbitration। अगर कोई भी दो पार्टीज है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और वह आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं उस डिस्प्यूट को सेटल करवाने के लिए, ठीक है, उस डिस्प्यूट को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं। ठीक है, तब ऐसा एग्रीमेंट अगर दो पार्टी बनाती है तो वह क्या है, इलीगल नहीं होगा, वह एग्रीमेंट है वॉइड नहीं होगा। तो सेक्शन 28 का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred। जो डिस्प्यूट रेफर किया गया है और उसके अंदर जो अमाउंट अवार्ड किया गया है वह क्या होगा, रिकवरेबल, उसे क्या है, वसूल किया जा सकेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर दो पार्टी जाती है, मान लीजिए आप कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं किसी के साथ कि हम आर्बिट्रेशन में जाके इस डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे, तो वहां पर आपकी दोनों की बात सुनी जाएगी, आपकी जो अपोजिट पार्टी है उसकी बात भी सुनी जाएगी और आपकी बात भी सुनी जाएगी। जब आपका सेटलमेंट हो जाएगा कि मान लीजिए 1 लाख रुपए के लिए आपके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, तब वह पार्टी बोलती है मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको 80,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आप अड़े रहते हो एक ही बात पे कि मुझे तो पूरे ही पैसे चाहिए। ठीक है, तब आपका डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा। लेकिन वहां पर वह पार्टी बोलती है ठीक है मैं आपको 90,000 रुपीज पे कर दूंगा। ठीक है, तब आप एग्री हो जाते हो और दोनों पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है वह सेटल हो जाता है और जो वह अमाउंट अवार्ड हुआ है, जो वह डिस्प्यूट सेटल हुआ है वह अमाउंट है 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए। ठीक है, तो वह क्या है, वसूल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन के अंदर यह दिया गया कि वहां पर एक्सेप्शन का इसके वजह से सेक्शन हमारे जो 28 है उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो वह एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर हम जो हमारे एक्सेप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड के अंदर दिया गया है सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी अराइजन। ठीक है, जहां पर एक अनुबंध को, एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, बचाने के लिए या फिर सेव करने के लिए जो एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। ठीक है, अगर दो पार्टीज के बीच में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है कि अगर हमारे बीच में फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो अब आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे उसकी सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो वहां पर जो वह एग्री, मान लिए ओरल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो वहां पर उस एग्रीमेंट को हम क्या है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, पढ़ना तो आपको बच्चे पढ़ेगा ही। अब बात करते हैं हम जो हमारी एक्सेप्शन नंबर सेकंड है। एक्सेप्शन नंबर सेकंड के अंदर दिया गया सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस
that have already arisen, अगर कोई भी क्वेश्चन पहले से ही अराइज हो चुका है किसी भी अनुबंध को सेव करने के लिए, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, वह एग्रीमेंट क्या है, वॉइड नहीं होगा। मान लीजिए आपने पहले बोल दिया कि अगर हमारे बीच में कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो हम क्या है, कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे ताकि हमारा सेटलमेंट हो सके, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका जो एग्रीमेंट, ओरली एग्रीमेंट होगा, वह क्या है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। नो शैल दिस सेक्शन रेंडर इलीगल एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, राइटिंग के अंदर है, बाय विच टू और मोर पर्सन्स एग्री टू रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी क्वेश्चन बिटवीन देम व्हिच हैज ऑलरेडी अराइजन, अगर दो पार्टी इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग के अंदर है और उसके बावजूद मान लीजिए दो या दो से ज्यादा पार्टी है, वह एग्री होती है किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट हुआ है उसको आर्बिट्रेशन के पास लेकर जाने के लिए, ठीक है, दैट व्हिच हैज ऑलरेडी अराइजन, अगर कोई क्वेश्चन पहले ही अराइज हो चुका है, और अफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, यानी कि जो क्वेश्चन उनके बीच में अराइज हुआ उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सेक्शन की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, और इस सेक्शन का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वह एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तो, और अफेक्ट एनी प्रोविजन एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, अगर कोई भी लॉ फोर्स में आता है उस दौरान, ठीक है, आर्बिट्रेशन के अंदर जो उनके बीच में सेटलमेंट हुई है, ठीक है, तो भी वह क्या होगा, एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, वह डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के अंदर सेटल हो सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं इसके अंदर, मान लीजिए दो पार्टी है, ठीक है, ए और बी, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ए पार्टी बोलती है कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया किसी भी चीज को लेकर, उसका बन गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तब एक पार्टी बोलती है कि हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, दूसरी पार्टी बोलती है कि मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, मैं तो लीगल प्रोसीडिंग करूंगा, आपके अगेंस्ट में सूट फाइल करूंगा, ठीक है। तब अगर यहाँ पर जो बी पार्टी है वह एग्री हो जाती है उस सूट को फाइल न करने से पर आर्बिट्रेशन के पास जाने से, ठीक है, तो सेटल तो डिस्प्यूट वहां पर भी हो जाएगा उनका। तो यहाँ पर जो यह एग्रीमेंट होगा वह क्या होगा, वैलिड, ठीक है। वैसे तो सहमत हुई, दोनों पार्टी सहमत हो जाती है, ठीक है, तो वह एग्रीमेंट ही मानते हैं, हम उसको एग्रीमेंट मानते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो यह एग्रीमेंट मानेंगे हम, वो दोनों पार्टी किसके पास जा रही है, आर्बिट्रेशन के पास जा रही है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए, ठीक है, तो वहां पर वह वैलिड माना जाएगा, तब इस सेक्शन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस चीज के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि यह एग्रीमेंट तो वॉइड था, उसने मुझे लीगल प्रोसीडिंग करने से रोका, ठीक है। तो यह डिस्प्यूट तो सेटल तो हो तो रहा है आर्बिट्रेशन के अंदर, अगर वहां नहीं होता है डिस्प्यूट सेटल, फिर आप बी जाकर कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है ए के अगेंस्ट में, ठीक है। और फिर अगर ए रोकता है बी को उस सूट को फाइल करने से, तब वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तब यहाँ पर अगर बी को ए रोकता है उसके बाद कि अब आप वहां पर मेरे अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे, तब वह एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। या फिर समय सीमा निर्धारित करता है, टाइम लिमिट लगाता है कि आप इतने समय तक मेरे अगेंस्ट में अब लीगल प्रोसीडिंग मत करो, तब वहां पर वह एग्रीमेंट भी क्या होगा, आपका वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए दो पार्टीज है, ठीक है, दो पार्टीज है ए और बी, ए और बी है, बी ए और बी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट था, क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट,
यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था किसी भी चीज को लेके, लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या अरेंज हो गया, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट अराइज हो गया यहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर लगा लीजिए उसने परफॉर्मेंस टाइम पे नहीं दी, या फिर उसने कोई भी अन्य ऐसा काम कर दिया कि उसको ए के साथ वह क्या कर रहा है, अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, उसके साथ कोई काम करना ही नहीं है। तो वहां पर दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो गया डिस्प्यूट अराइज। डिस्प्यूट अराइज होने के बाद दोनों पार्टी ने डिसाइड किया कि वह क्या करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। तो ए ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया, किसके ऊपर, बी के ऊपर। ए ने क्या कर दिया, सूट फाइल कर दिया बी के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए या सूट फाइल करने के बाद, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के बाद, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के बाद बी क्या बोलता है, जितना आपका नुकसान किया है या फिर जितना आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बैठ के क्या करते हैं, सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कोर्ट के बाहर, आउटसाइड द कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट डिस्प्यूट को क्या करती है, सेटल करने की सोचती है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज के लिए एक दूसरे पार्टी को बोलती है। तो वहां पर जो वह कॉम्प्रोमाइज के लिए एक दूसरी पार्टी को बोलती है, ए और बी, तो वहां पर सेक्शन 28 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि यह जो ये पार्टी कर रही है वह इलीगल है, ठीक है, वह वॉइड एग्रीमेंट है, दो पार्टी जो कर रही है वह वॉइड एग्रीमेंट है, तो सेक्शन 28 का वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पार्टी क्या कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो है डिस्प्यूट सेटल हो सकता है। और जो ए ने सूट इसके फाइल किया था बी के अगेंस्ट में, तो यह क्या कर सकता है, अपना जो केस है विड्रॉ कर सकता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, या यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, हमारे बीच में क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो इस तरह से भी एक डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है, और इसे हम क्या वॉइड नहीं मानेंगे, सेक्शन 28 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इजी चीज होती है ये समझना, बिल्कुल जैसे हम सोचते हैं वैसा ही होता है, जैसे जनरली लोग करते हैं, ठीक है। बस थोड़ा इसको लॉ के अंदर डिफाइन कर दिया गया कि इसके ऊपर कंडीशन लगा दी गई कि जो लॉ के अंदर लिखा है वैसा ही होना चाहिए। हम जनरली भी जैसा सोचते हैं कि भाई हाँ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, इसका ये नुकसान हो जाता है तो उसके ऊपर इतनी लायबिलिटी इम्पोज होनी चाहिए, वैसा ही होता है बिल्कुल, ठीक है। लॉ के अंदर वैसा ही दिया गया है, क्योंकि जो लॉ जब बनाया जाता है तो सारी चीजें देख के बनाया जाता है। इसी तरह जो ये सेक्शंस हमारे बनाए हुए हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बस लैंग्वेज का थोड़ा फर्क होता है कि लैंग्वेज हमें कभी कभी समझ में नहीं आती कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और वहां पर अगर समझ में नहीं आती है तो हमें एक्सेप्शन दी जाती है, एक्सेप्शन इसलिए दी जाती है ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। और वहां पर अगर उसके अलावा भी कोई चीज रहती है तो हमें फिर इलस्ट्रेशन दी जाती है, ठीक है। इलस्ट्रेशन से भी नहीं समझ में आता तो एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक पढ़िए, बुक के अंदर आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, और एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा केस लॉ के साथ, केस लॉ स्टडी करिए, वहां पर आपको पूरी स्टोरी फॉर्म में मिलता है कि इसके अंदर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर उस पार्टी ने ये किया, फिर पार्टी ने दूसरी ने उसके साथ ये बात की, उस पार्टी की दोनों पार्टी की बात हुई, फिर ऐसे उनका क्या है कॉम्प्रोमाइज हुआ, या फिर उस वह पार्टी नहीं मानी तो वह क्या गया, उसने अपनी लीगल प्रोसीडिंग जारी रखी। तो आपको क्लियरली सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की। मान लीजिए एक डिस्प्यूट अराइज हो गया है, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में, ए और बी, ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब जो इनका क्या है, ज्यूरिसडिक्शन दो लगती है, दो ज्यूरिसडिक्शन लगती है,
तो यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टी चाहेगी वहां पर इस केस को क्या किया जा सकता है, प्रोसीड फाइल किया जा सकता है। ठीक है, इस केस को फाइल किया जा सकता है, इस केस की सुनवाई हो सकती है, जो दोनों कोर्ट में से किसी भी कोर्ट के अंदर क्या हो सकती है, सुनवाई हो सकती है उस सूट की। ठीक है, या फिर उस सूट को फाइल किया जा सकता है जहां पर किसी भी व्यक्ति के, जहां पर जो एग्रीमेंट बना या कॉन्ट्रैक्ट बना था और डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वहां पर जो दो जुरिस्डिक्शन लगती है, तब वहां पर उन दोनों कोर्ट में से एक कोर्ट के अंदर कहीं पर भी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से स्टडी करना है। बेयर एक्ट से स्टडी करेंगे, थोड़ा केस लॉ स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प मिले। ठीक है, और उनके भी जो है पॉइंट्स है या फिर जो सेक्शंस है या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।